जो है वो कंट्रोल किया जाए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एथिकल हैकर तो हमने सुना ही होगा, बट एथिकली किस तरह से हैक किया जाता है सिस्टम को, उस पे आज हम बात करेंगे हमारे मेहमान से। एंड ही इज़ लिस्टेड अमंग्स टॉप 25 थ्रेट सीकर्स ऑफ वर्ल्ड बाय SC मैगजीन। उसके बाद ही इज़ लिस्टेड अमंग्स टॉप 5 एथिकल हैकर्स बाय चेकमैन। तो उनसे उन सारी चीज़ों के हवाले से भी बहुत कुछ आज डिस्कस करेंगे। लेट्स वेलकम राफे बलोच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शो। और बड़ा आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और भाग रहे हैं एक तरह से एडवांसमेंट्स की तरफ, तो एक सबसे ज़्यादा जो हमारा थ्रेट है लाइफ का वो यही होता है कि जी हम किस तरह से IT की दुनिया में सिक्योर्ड है। और अब तो हर चीज़ ही, छोटा सा बच्चा भी जो है वो IT की दुनिया में जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है और हर काम शुरू कर देता है। लेकिन द थिंग इज़ कि किस तरह से हमें डिसएडवांटेजेस हैं उसके। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा साइबर जो वर्ल्ड है उसको डिस्कस करें, एंड देन फिर आगे थोड़ा थोड़ा चलते हुए स्टेप बाय स्टेप उनकी चीज़ों को डिस्कवर करें। तो थोड़ा सा हमें पहले साइबर वर्ल्ड के बारे में बताएं कि ये क्या है और इसकी चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम गवर्नमेंट के लिहाज से देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए। देखें, पाकिस्तान इज़ अमंगस्ट द कंट्रीज़ जो अभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिजिटाइजेशन के रैपिड पेस के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। सही। एक दफ़ा अगर हम लोग एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, एक बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, और उसमें कॉस्ट भी जो है ना हम ऐड कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जो रैपिड पेस के ऊपर इनोवेशंस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी विजन है, डिजिटल पाकिस्तान का भी विजन है। तो हमें उन कंट्रीज़ से सीखना चाहिए जिन कंट्रीज़ रैपिड पेस के ऊपर इनोवेशंस किए हैं। फॉर इंस्टेंस इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से आ रहा है जो रैपिड पेस के ऊपर इनोवेशन कर रहा है। $118 बिलियन उनकी IT की एक्सपोर्ट है। तो उनको क्या क्या चैलेंजेस जो है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से फेस करने पड़ रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस हम ये देखें कि हमारे कुछ ही सेक्टर्स हैं जो कि अभी रैपिड पेस के ऊपर जहाँ इनोवेशंस हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस टेलीकॉम सेक्टर हो गया हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, फिर उसके बाद आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और नादरा है। अब आप भी देखें हमारे पास ये 3-4 जो मेन हमारे पास जो सेक्टर्स रहे हैं, उन सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं डे बेसिस पे। यही वजह है कि हमने जब ये सिस्टम्स हम IT के इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तब हमने साइबर सिक्योरिटी को जो है वो अंडरमाइन किया। तो स्टेट जो है ये स्टेट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे पास ग्लोबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं पूरी दुनिया की। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस फेज से गुजर चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है। हमने बिल्कुल फुली हम इंडोर्स करते हैं डिजिटाइजेशन को, इनोवेशन को, लेकिन साथ साथ साइबर सिक्योरिटी अगर आप उसको अंडरमाइन करेंगे तो इंडिविजुअल यूज़र जो है उसका ऑब्वियसली डाटा जो है वो सफ़र करेगा। फिर स्टेट लेवल के ऊपर अगर फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेन स्टेट एक्टर है, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपके सिस्टम्स के अंदर वो पेनिट्रेट करे और अपने स्ट्रेटेजिक मकासद जो है हासिल करे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये इजराइल में रिसेंटली पेगासस के नाम से एक मेलवेयर जो है वो आया है, जो कि जिसमें पाकिस्तान को भी टारगेट किया गया है। कहा यह जा रहा है कि टॉप पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि गार्डियन में और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर ये रिवीलिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को व्हाट्सएप के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, और हमारे पास कोई व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव नहीं है कि हम पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल कर सकें। और चीज़ें भी होती ना, आम इंसान डरना भी शुरू कर देता है कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू अपनी जो अकाउंट्स के जो है वो सेफ्टी कर रहे हैं, या अपने कोई भी ऐसी जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे हम सेव करके रखना चाह रहे हैं, पर अंदर एक डर होता है कि कहीं ये लीक ना कर जाए, कहीं ये हैक ना कर जाए। अब देखिए नॉर्मल फेसबुक और इन जगहों की जो IDs है हैक करना कितना आसान है। हर दूसरे बंदे से सुनने को मिल रहा होता है कि जी फलाना मेरी ID हैक हो गई, फलाना मेरा ये अकाउंट हैक हो गया, और कितनी इंफॉर्मेशन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट उस पर अगर मौजूद है तो you're gone। कोर्स देखें, इसमें वही बात है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर इंस्टेंस जब आप किसी प्लेन में ट्रैवल करती हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ये तो नहीं कहते आप लाइफ जैकेट जो है अपने साथ लेकर चलें। ऑब्वियसली आप वहाँ जाते हैं, वो आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं, क्योंकि एंड यूज़र को नहीं पता होता कि उसने अपने सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस दें। अब बिल्कुल बेसिक अवेयरनेस लोगों में नहीं होती। फॉर इंस्टेंस लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन को या फेसबुक को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो अपनी पर्सनल लाइफ समझ
पर्सनल लाइफ को स्टोर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें ख़वातीन ने अपने फेसबुक पे पिक्चर्स जो है उन्होंने अपलोड किए और उन्होंने प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके ऑनली मी कर दिया है कि सिर्फ मैं ही उसको देख सकती हूँ। फिर भी हैक हो जाती है। फिर अगर उनका प्रोफाइल अगर हैक हो जाता है, फेसबुक का पासवर्ड जो है किसी तरीके से आ जाता है डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, तो जो एक्सेस आपके पास है वो एक्सेस उसके पास भी है। Exactly. फिर आप देखें रोज़मर्रा डेली बेसिस के ऊपर हम एप्लीकेशंस जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में या iOS फ़ोन्स में हम लोग एप्पल में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो आपसे परमिशन मांग रही होती हैं। वो आपसे परमिशन मांग रही होती हैं आपकी लोकेशन की, आपके फ़ोटोज़ की। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, फॉर इंस्टेंस टॉर्च की एप्लीकेशंस पे आप चले जाएं तो वो आपसे आपकी फाइल गैलरी का एक्सेस मांग रही होती है, जो कि उसका पर्पस नहीं है। हाँ। तो लिहाजा ये अवेयरनेस जो है लोगों को देनी है। बहुत सारी फीमेल जो है वो फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन जब बेचती हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने फ़ोन्स में जो डाटा है वो किस तरीके से सिक्योरली इरेज करना है। फॉर इंस्टेंस वारंटी के लिए जो आप क्लेम करने जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन दे रहे हैं और साथ साथ लोग मेमोरी कार्ड भी भूल जाते हैं। तो जिसके पास वो फ़ोन आता है, अक्सर इस तरह के शॉपकीपर्स पकड़े गए हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जो कि मोबाइल फ़ोन जो है वो कलेक्ट करते हैं, उनसे डाटा जो है वो रिकवर करते हैं और उसके बाद उसी डाटा को जो है वो पब्लिकली डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो होस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो कंटेंट के बेसिस के ऊपर, एड्स के बेसिस, एडवर्टीजमेंट के बेसिस के ऊपर उनको पैसे मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि अगर आपने जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से डेटा इरेज कर दिया है तो वो भी बड़ा इजीली रिस्टोर हो जाता है। अब हम तो समझ रहे हैं कि जी हमने तो खाली कर दिया मोबाइल और हमने एक सिक्योर्ड अपने आप को करके मोबाइल बेच दिया या फलाना दे दिया, जो भी है, बट स्टिल उसको किस तरह से फिर मतलब लुक आफ्टर किया जा सकता है? अब जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर एक दफ़ा आप फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मेटा डाटा या डिटेल्स होती हैं जो रह जाती हैं, जो आप रिकवर कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद रखा हुआ है रिकवरी पर्पसेस के लिए। बट अगर आप उसको कई मरतबा अगर आप इरेज करते हैं, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स करते हैं, तो उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली आती है USB ड्राइव, थंब ड्राइव से प्रॉब्लम आती है, आपके मेमोरी कार्ड से जिसमें आपने डाटा रखा होता है। उसमें जब आप कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो डाटा, यानी आप जिस वक्त डिलीट करते हैं तो वो OS से उस तरीके से डिलीट नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉइंटर होता है जो उस पर पॉइंट कर रहा होता है, उस डाटा पे पॉइंट नहीं कर रहा होता। अच्छा। तो वो मुख्तलिफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो मौजूद हैं, तो जिसको आप इस्तेमाल करते आम हुए इंसान को कैसे बताना चाहिए कि मतलब अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आपको पूरे सही सिरे से कैसे डिलीट की जाए? लेकिन सबसे पहली बात ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप मोबाइल फ़ोन किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेमोरी कार्ड उसकी क्या कॉस्ट है? आपने अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है फॉर इंस्टेंस 1000-2000 रुपये, आपकी प्राइवेसी तो बढ़कर नहीं है, आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दें, आपको नहीं पता, वरना मेमोरी कार्ड तोड़ दें। मेमोरी कार्ड तोड़ दें। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, क्योंकि उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है। लेकिन चलें, आप कहते हैं कि आपने उसको डिलीट करना है और आपने किसी को आगे बेचना है, तो मुख्तलिफ ड्राइव वाइपर्स के नाम से जो है मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि सिक्योरली इरेज करते हैं। इरेज करने का मतलब ये है कि वो फाइल को डिलीट नहीं करते, फाइल को ओवरराइट कर देते हैं। जो आपका डिलीटेड मेमोरी में एरिया होता है उसको वो ओवरराइट कर देते हैं, तो जब वो रिकवर करता है तो उसको जीरोज एंड वंस ही रिकवर हो रहे होते हैं, तो फाइल्स को वो करप्ट कर देते हैं काइंड ऑफ। मैंने तो सुना है व्हाट्सएप पे भी अगर आपने जैसे कोई पिक्चर डिलीट कर दी लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं स्टोर हुई हुई होती है, मतलब अगर आपने किसी के साथ शेयर कर ली व्हाट्सएप पिक्चर्स या वीडियोस शेयर की हुई हैं और आपने अपने पास से डिलीट कर दी और सामने वाले बंदे ने भी चलो फर्ज करो डिलीट कर दी, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं स्टोर हुई हुई होती किसी न किसी मैकेनिज्म मेमोरी में स्टोर हुई हुई थी। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपका फ़ोन ऑन है तो जब भी आप कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर किसी को वो फ़ोन मिल जाता है तो वो मेमोरी फोरेंसिक करके बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। और अगर आपने अपनी पिक्चर्स या वीडियोस किसी और को दे दी तो फिर वो किसी और की हो गई, वो फिर आपकी नहीं रही, वो फिर आपकी जागीर नहीं रही। और मोस्टली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो यही आते हैं। साइबर क्राइम में FIA में आप चले जाएं, R3C वालों से पूछें कि आपके पास मेजॉरिटी केसेस कौन से आते हैं। वो कहते हैं मेजॉरिटी केसेस ऐसे आते हैं कि गाय एंड गर्ल आर इन अ रिलेशनशिप और उसके बाद वो कोई मामला ख़राब होते हैं तो उसके बाद लीक होना शुरू हो जाती हैं, और वो पिक्चर्स जो है वो लीक होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद लॉट ऑफ पीपल कम अप विद द फैक्ट कि जी मेरा तो प्रोफाइल हैक हो गया था, जी मैंने तो अपना फ़ोन बेचा था। लेकिन हुआ यही होता है कि आप डेलिबरेटली अपनी मर्जी से जो है वो पिक्चर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और उसके बाद जो है फिर ऑब्वियसली आपके सामने जो हो रहे हैं। अच्छा, किस किस्म के फ्रॉड्स जो है हम हाईलाइट कर सकते हैं कि जो साइबर क्राइम्स में अगर देखा जाए तो मोस्टली कौन कौन से, रेशियो किन का सबसे ज़्यादा है? इसमें विक्टिम तो मोस्टली फ़ीमेल ही नहीं है और मोस्टली यही केसेस रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही केस होता है कि फ़ीमेल ने अपनी पिक्चर्स जो है वो शेयर की होती हैं और उसके बाद जो है ना वो एज अ रिवेंज, एज अ पर्सनल वेंडेटा जो है उसकी पिक्चर्स जो हैं मुख्तलिफ फेसबुक प्रोफाइल्स पे लीक हो जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये दैट बीइंग सेड, मेल्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक
एक कोई खातून थी, उसने कोई मतलब फेक प्रोफाइल बना के उसने कांटेक्ट किया मेरे एक जानने वाले को। अच्छा। तो उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद उसने मतलब बुर्ज खलीफा के साथ उसकी पिक्चर देखी, तो वहाँ से वो बेसिकली टारगेट हुआ। और उसके बाद वो स्काइप पे आए, स्काइप के ऊपर उन्होंने वीडियो ऑन की और वहाँ पे जो भी हुआ तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसने कहा कि भाई मतलब आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वो खातून ने कहा। तो उस जो मैं वो कॉन्वर्सेशन पढ़ रहा था जब हम उसकी मतलब कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन जो है, तो उसने कहा कि भाई आई लव सरप्राइजेस। तो उसने आगे से उसकी वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया, तो वो जो भी हुआ था वो सारा का सारा वहाँ पर अपलोड हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली मतलब ही कॉन्टेक्टेड मी और हम लोगों ने उसको देखा और हमने मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद हमने उसको रिमूव करवाया, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म था जिसने उस वीडियो को होस्ट किया हुआ था। हाँ। उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गए कि भाई आप मतलब $400 उसे मांगे थे कि भाई $400 दें तो हम लोग ये डिलीट कर देंगे। द थिंग इज कि अगर आप ब्लैकमेलर को ये उसूल याद रख लें, ₹1 भी अगर आप दे देना, हाँ, और वो फिर वो कंटिन्यू करेगा। फिर वो ऐसा साइकिल है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। एक दफ़ा अगर आप उनको पैसे दे दें तो उनका ये ख्याल होगा कि भाई एक दफ़ा जो अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे सकता है वो बार बार करेगा। अब जब उसने व्हाट्सएप का पे जब उसका मैसेज आया तो ऑब्वियसली उसने अपनी सारी की सारी जो ऑब्वियसली इसकी पर्सनल लाइफ थी उसने पब्लिक की हुई थी। हाँ। आप उसके अबाउट की पेज में चले जाएं तो उसके सिबलिंग्स का पता चल जाएगा, 1 महीने पहले उसकी एंगेजमेंट हुई थी उसका पता चल जाएगा कि एंगेज्ड विद। एग्जैक्टली, वो तो अब हमारा तो यही होता है ना कि हम सांस भी लेते तो हम लिख देते कि जी हमने सांस ली है। तो वो छोटी छोटी बातें जो हमारी होती है ना कभी हमारे सर पे ही पड़ जाती है। और फिर जब हमने उसको ट्रेस किया तो वो नाइजीरिया निकला। हाँ। मैंने कहा कि मतलब ये जो खातून, फारिग लोग बैठे हुए नहीं, ये जो खातून थी जिसने उसको ट्रैप किया था, हाँ। वो रशियन थी या यूक्रेनियन नेशनल थी, लग ये इस तरह रहा था। अच्छा। लेकिन वो जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो नाइजीरिया में। तो मेरे वहाँ पे एक दोस्त था, मैंने उससे पता किया कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। कहते हैं भाई यहाँ पे कुछ स्कैमर्स हैं जो इस तरह से ख़वातीन को हायर करते हैं स्पेसिफिकली कि वो डिफरेंट टारगेट्स के पीछे जाएँ। तो इस केस में ये हुआ कि उसने बुर्ज खलीफा की पिक्चर लगाई हुई थी, उसने सारी अपने दोस्तों को पब्लिक किया हुआ था। तो उसने कहा कि ये $400 दो, वरना जो है ये सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं जो वीडियो रिकॉर्ड हुई आपके दोस्तों तक चली जाएंगी। दैट बीइंग सेड कि फीमेल सिर्फ विक्टिम नहीं है, देयर आर एज केसेस जिसमें मेल्स भी जो है विक्टिम्स हैं। और अब वही बात है कि जिस तरह से खवातीन को प्लांट किया जाता है कि जी आप दूसरे लोगों को इस तरह से, ट्रैपिंग कहते हैं इसको। ओह माय गॉड, दिस इज सो मतलब लाइक कहाँ हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे तरीके से क्यों नहीं एक्वायर करते अपनी लाइफ में? हमने गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस क्यों करना होता है? उसकी वजह यह है कि देखें जो मोबाइल फ़ोन था ना आपका, दिस वाज नॉट मेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग पिक्चर्स या जो भी फॉर मेकिंग वीडियोस। उसके लिए आप ऑब्वियसली कैमकॉर्डर्स थे, डिजिटल कैमरास थे। शुरू में तो मोबाइल फ़ोन का क्या फंक्शन था कि कॉल सेंड करना और कॉल रिसीव करना, एसएमएस सेंडिंग एंड एसएमएस रिसीविंग, ये मोबाइल फ़ोन का कोर पर्पस है। इसके अलावा बाकी कोई कोर पर्पस ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं होता। लेकिन ये है कि आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स आपने इंट्रोड्यूस किए एंड एवरीवन स्टार्टेड कनेक्टिंग विद ईच अदर। इंटरनेट पे कोई बॉर्डर्स नहीं होते। जब इंटरनेट पे कोई बॉर्डर्स नहीं होते उसका मतलब ये है कि दुनिया में बैठ के कोई भी बंदा किसी भी कोने में बैठ के आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है और आपको वो ब्लैकमेल कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये किसी का ये ख्याल है कि आपने एक दफ़ा उनको पैसे दिए तो वो ट्रेस होंगे, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना कभी कि कोई नाइजीरियन स्कैमर्स, जो अक्सर आपके पास ईमेल्स आती थी ना कि जी मेरे पास कोई 200 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और मैं सिर्फ आप ही को ट्रस्ट करता हूं और आपको मैं 200 करोड़ देना चाहूँ, इस तरह की ईमेल्स चल रही होती हैं। कभी भी कोई नाइजीरियन स्कैमर उसमें ट्रेस नहीं हुआ। क्रॉस बॉर्डर जो इसके ऊपर कॉपरेशन है वो इतना नहीं है कि एक एजेंसी यहाँ से FIA जो है वो कहे FBI को कि भाई हमें फलाना बंदा एक्स्ट्राडाइट करना है, तो वो इतना ईजी नहीं है, ट्रीटीज़ नहीं है और बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। सही। तो यूज़र को अपनी, बहरहाल ये गवर्नमेंट का काम है कि यूज़र्स को जो है ना अवेयरनेस के लिए स्टेट लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स किए जाएं, बेसिक लेवल के ऊपर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इस तरह के कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि लोगों को बेसिक अवेयरनेस दें कि मोबाइल फ़ोन है उसको उसका इस्तेमाल क्या है और उसको किस तरीके से सिक्योरली इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने पिक्चर स्टोर करनी है तो आपने इंक्रिप्शन किस तरीके से करनी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता उनके फ़ोन के अंदर इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन आप उसकी फ़ोन को सिक्योरिटी को फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लोगों को नहीं पता। मेजॉरिटी अकाउंट्स जो हैक होते हैं वो इसलिए फेसबुक के और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हैक होते हैं कि लोगों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को नहीं जो है ना सेट किया होता है। हम तो बस सिर्फ वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के बस जल्दी से आईडी बनाकर शुरू हो जाते हैं। ना आप टर्म्स एंड कंडीशंस उसका पढ़ते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते, जस्ट एग्री पे हमने क्लिक किया एंड देन बन गया। दैट इज द बिगेस्ट लाई ऑन द इंटरनेट। सबसे बड़ा झूठ अगर हम इंटरनेट पे ये कहते हैं कि वो ये होता है कि आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओह यस, कौन और पढ़ता कौन है? किसी को पता ही नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा क्या है। तो ये भी सबसे बड़ा है। अच्छा, जनरेशन वॉर अगर देखी जाए तो वो इसी को लेकर होती है।
फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर परसेप्शन के गेम है। परसेप्शन गेम मतलब ये है कि आप लोगों को टारगेट करना उनके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर। अच्छा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको पता है कि इस्लामाबाद में F8 में 35 से 40 साल के दरमियान कितने वो हजरात हैं जिनका एक ख़ास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है। हाँ। तो आप उनको टारगेट उस तरह की चीज़ों से करेंगे जिससे वो स्टेट के अगेंस्ट चले जाएं। तो ये एक परसेप्शन की एक ही नैरेटिव की गेम है कि माइंड गेम्स हैं सारे। जी, कि आप इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए लोगों का परसेप्शन को चेंज करना और लोगों को स्टेट के अगेंस्ट जो है ना करना। Really it happens? US इलेक्शंस जो हैं 2016 के अंदर रशियंस को ब्लेम किया जाता है कि हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, हिलरी क्लिंटन को क्लियर एडवांटेज था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। और उसमें जब हम ऑब्वियसली जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में गए, FBI ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, तो prior to the elections हिलरी क्लिंटन का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो रन कर रहा था उसकी कैंपेनिंग करने के लिए वो उसका जीमेल अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है रशियन हैकर्स के थ्रू और उसकी 60,000 ईमेल्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं। उन ईमेल्स में बड़ी कंट्रोवर्शियल रिमार्क होते हैं कैथलिक वोटर्स के अगेंस्ट जो कि सेंटिमेंट जो है वो तब्दील करते हैं। फिर हिलरी क्लिंटन के जो भी जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको फेसबुक के थ्रू टारगेट किया जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई आप टेक्स्ट मैसेज से वोट कर सकते हैं। लेकिन वो जब टेक्स्ट मैसेज से वोट करते हैं तो वो कहते हैं योर वोट हैज़ बीन कास्टेड, तो लोग वोट कास्ट करने ही नहीं जाते, उनको लगता है कि उनका वोट कास्ट हो गया, उनका वोट कास्ट नहीं होता। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, जिसके अंदर कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन वॉर भी है। फेसबुक को तो पता है ना कि 35 से 40 साल, अब फॉर इंस्टेंस आप इसी US इलेक्शंस की एग्जांपल ले लें तो उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो एक स्कैंडल निकला था फेसबुक का, हर वो खातून जो कि सिंगल पेरेंट मदर बिटवीन 35 to 45 जो मैक्सिकन्स के अगेंस्ट हेट सेंटिमेंट रखती हो उनको डोनाल्ड ट्रंप की वो स्पीचेस दिखाई गई। उनको एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर वो स्पीचेस आती थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता कि जी आई विल रेज वॉर अगेंस्ट मैक्सिकन्स को मैं नहीं आने दूंगा। इमिग्रेंट्स के ऊपर जो है ना उन्होंने टारगेट किया। वो लोग जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स रखते थे उनको डोनाल्ड ट्रंप की वो स्पीचेस दिखाई कि वही आई कॉल फॉर कंप्लीट बैन, इमिग्रेशन बैन फॉर द मुस्लिम्स। तो इस तरह से लोगों का नैरेटिव और परसेप्शन चेंज हो गया। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि इसी को वोट देना चाहिए। ये वाला तो बड़ा बैड सीन है क्योंकि आपके माइंड के साथ जब खेलना होता है ना तो फिर आपकी बड़ी पर्सनालिटी और चेंज हो जाती है। और सही बात है कि किस तरह से आपका ब्रेन वॉश इसी तरीके से किया जा रहा होता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ये एक एनालिसिस किया था कि लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस के ऊपर, यानी आप किस पिक्चर को लाइक करते हैं, किस पिक्चर को आप लाइक नहीं करते, किस चीज़ पे कमेंट करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपके बारे में आपके स्पाउस से ज़्यादा मालूमात निकाली जा सकती है। डिफरेंट उन्होंने एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं जो कि आपके बिहेवियर्स को, आप किस चीज़ पे कमेंट करते हैं, किस चीज़ पे कमेंट नहीं करते, आपको कौन सी चीज़ पसंद आती, कौन सी नहीं आती, ये सारा डाटा तो आप फेसबुक को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। आप फेसबुक की चैट्स हो गई, आपके व्हाट्सएप का डाटा हो गया, आपका इंस्टाग्राम का डाटा हो गया, वो सारे के सारे लिंक्ड हैं आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स के साथ। फ़ोन नंबर पे आपके व्हाट्सएप चल रहा है तो आपके फ़ोन का डाटा भी आ रहा है, आपका फेसबुक का भी डाटा आ रहा है। आपको पता है कि जी आपके खाने में क्या पसंद है क्या नहीं है। आप चेक इन करें, दुबई में आपने किसी से बात की हो फेसबुक के ऊपर कि भाई आपको पिज्ज़ाज बहुत पसंद है, तो आप दुबई में जाएँ तो आपको आ जाता है कि जी चीप पिज्ज़ाज नियर बाय। तो आपकी लोकेशन भी उसको पता है और नियर बाय वो टारगेटिंग भी आपकी बिहेवियर के बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत इजीली। ऑफ कोर्स उठाते भी हैं और उठा भी रहे हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर जो है ये बात की जाती है कि जी ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये परसेप्शन की गेम है। परसेप्शन जो है ना ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे लोग जो हैं वो अपने स्टेट के अगेंस्ट हो जाएं, बागी हो जाएं स्टेट के। तो इसको हमने काउंटर करना है। इसी तरीके से स्टेट्स ने काउंटर नैरेटिव देना है। जो भी मामला है उसका काउंटर नैरेटिव जो है ना वो फौरी तौर पे आवाम के सामने लाया जाए। हकीकत जो भी है इसी तरीके से हमने देखा होगा फेक न्यूज़ बस्टर के नाम से डिफरेंट ट्विटर प्रोफाइल हैं जो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रन कर रही है कि जब भी कोई फेक न्यूज़ इस तरीके से आ जाती है तो फौरी तौर के ऊपर अब आप देखें अर्दगान का जो मामला हुआ था उसमें जब ये कू हुआ था तो उसमें ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा था कि कू सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने एक BBC के थ्रू उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके बाद तुर्की की आवाम आई है, उसने काउंटर नैरेटिव जारी किया। हाँ। शुरू में तो ये परसेप्शन था कि ही इज गॉन। एग्जैक्टली वो हम रिलाई कर जाते हैं ना इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर कि हाँ भाई इसके पीछे ये नहीं पता, तो बाद में पता चलता है कि जी ये फेक न्यूज़ थी। तो कैसे पता चले? बात ये है ना, सोर्स क्या है? ये भी बात है ना कि कैसे पता चले। फेसबुक के ऊपर तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और उसमें मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा किया जाता है कि
हमने अक्सर देखा है कि 2005-2006 की अर्थक्वेक की पिक्चर्स को लिंक किया जा रहा होता है कि भाई एक्स फलानी जगह पे देखें अट्रॉसिटी हुई है। हाँ। ये पाकिस्तान में जो अट्रॉसिटी, जब हम पिक्चर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ये तो 2005-2006 की ज़लज़ले की पिक्चर थी या किसी और कंट्री की पिक्चर की, जिसको भी रिसेंट इंसिडेंट के साथ लिंक किया जा रहा है। अक्सर यही होता है। अभी रिसेंटली जो उसमें कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था कुछ टाइम पहले, तो उसके साथ जो तस्वीरें लिंक्ड अप की हुई थी और दिखाई गई थी कि जी बड़ा वास्ट डैमेजेस हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है, वो पता नहीं कौन कौन से अर्थक्वेक्स की पिक्चर्स उठा के वो साथ उसके कनेक्ट करके लगा दी थी और लोग वाकई उस चीज़ को समझ रहे थे कि हाँ भाई ये सही यही हुआ है हादसा, इसी तरीके से पिक्चर्स आई है। अच्छा, एथिकल जो हैकिंग है वो किस तरह से, किस तरह के केसेस मोस्टली आप हैंडल कर रहे होते हैं? देखिए, पहले तो मैं डिफाइन कर दूं एथिकल हैकिंग व्हाट इज एथिकल हैकिंग। हाँ, ये भी जरा प्लीज बता दें। एक तो एथिकल वर्ड आ गया है हैकिंग के साथ ये जरा समझाएं। देखिए, हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। एथिकल हैकिंग में ये होता है कि हम कंपनीज होते हैं या इंडिविजुअल यूज़र होता है, अगर उसने ये जानना है कि भाई एक हैकर जो है वो किस किस तरीके से मुझे हैक कर सकता है। सही। कि फॉर इंस्टेंस आपने अपने जो पासवर्ड है वो आपने वीक पासवर्ड रखा हुआ है, या आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल पे कोड आता है वो इनेबल नहीं किया होता। ये सारी वीकनेसेस जो है एथिकली, यानी विद एग्रीमेंट, विद द कंसेंट ऑफ द यूज़र, अच्छा, या विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी और एक एथिकल हैकर के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है। अच्छा। उस एग्रीमेंट की एक एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उसे कहते हैं, कि भाई कंपनी परमिशन देती है कि ठीक है आप हैक करें, ताकि हमें पता चल जाए कल को कोई मलिशियस हैकर हमें हैक कर रहा हो तो हमें अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से रस्तों से वो आ सकता है। exactly. तो ये एक एक्सेप्टेड टर्म है, टर्मिनोलॉजी, जनरली साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस्तेमाल किया जाता है। बट एथिकल हैकर जो है इट्स अ परफेक्टली लीगल टर्मिनोलॉजी। अच्छा, उसको भी डर होता है कि कोई और दूसरा उसको हैक कर सकता है, और कोई किसी और स्टेट का हैकर हो तो वो भी उसको हैक कर सकता है इजीली। दुनिया में स्मार्ट माइंड्स आर एवरीवेयर, और ख़ास तौर पे वो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अभी जो रिसेंटली जो मामला हुआ है व्हाट्सएप का, न्यूज़ में जो चल रहा है कि जी पेगासस के नाम से एक मेलवेयर है, वो आपको एक मिस कॉल आएगी और उसके बाद आपका पूरे फ़ोन का एक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगा। जो जमाल खशोगी की डेथ हुई है, असैसिनेशन हुई है, उस असैसिनेशन से 3 महीने पहले उसका जो एक क्लोज एसोसिएट था अहमद मंसूर, उसके फ़ोन को उन्होंने टारगेट किया। अच्छा। और उसका फ़ोन हैक करने के बाद उसको और जमाल खशोगी के दरमियान जो कन्वर्सेशन थी उसका पता चला, उसके वेयर अबाउट्स का पता चला, और लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बिलीव कि दैट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ हिज असैसिनेशन। देखिए, आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपके फ़ोन में, एवरीथिंग यू हैव, आपके बिहेवियर्स, आपके पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है। एग्जैक्टली। तो ये ऑब्वियसली स्टेट स्पॉन्सर्ड जब हैकर्स होते हैं, एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के हैकर्स को हैक कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, जो है नॉर्थ कोरिया की 6000 हैकर्स की आर्मी है। तो यूएस का जनरली जो वहाँ का ग्रुप है उसे इक्वेशन ग्रुप कहते हैं। ओके। तो जो सोनी पिक्चर्स का 2013 में एक हैक हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की असैसिनेशन के लिए एक इन्होंने मूवी बनाई थी। अच्छा। जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि जी नॉर्थ कोरिया के जो किंग जॉन उन है उनको जो है ना वो असैसिनेट कर रहे हैं। तो वो नॉर्थ कोरिया पे बात बड़ी गिरा गुजरी, तो उन्होंने सोनी पिक्चर्स की पूरे नेटवर्क को उन्होंने हैक किया। नेटवर्क को हैक करने के बाद में ऑल ऑफ सडन यूएस प्रेसिडेंट ओबामा आता है और वो ये कहता है कि जी ये नॉर्थ कोरिया ने ये काम किया है। तो उनसे पूछा कि आपको कैसे पता नॉर्थ कोरिया ने ये काम किया है? तो उसने कहा हमने पहले ही नॉर्थ कोरियन हैकर्स को हैक किया हुआ था। तो हमें सारी डिटेल्स पता जब हमें हैक कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी हम देख रहे थे, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे थे, वरना वो उनको पता चल जाता कि हमने उनको हैक किया हुआ है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं दुनिया में। स्मार्ट माइंड्स हर जगह होते हैं। ओह माय गॉड। तो किस तरह से, मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसका एक नॉर्मल दिमाग है, कोई वो नहीं है कि जी आप बहुत एक्सट्रीम पे सोच रहे हैं, यू आर नॉट दैट मच स्मार्ट, तो कैसे अपने आप को सिक्योर्ड बंदा रख सकता है? काफ़ी एक मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है नॉर्मल यूज़र के लिए। जिस तरह से मैंने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट जो है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस का काम दें, और ख़ासतौर पर मीडिया, आप जैसे लोग के इस तरह के जो प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस जा रही है कि कौन कौन से जैसे फ्रॉड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे एक कॉमन जो फ्रॉड है वो है, मतलब डिफरेंट फ्रॉड जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि आपकी मतलब मैनिपुलेट करते हैं कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें, अपना पासवर्ड दें। देखें, अगर एक यूज़र जो है अपना अगर पासवर्ड देना चाह रहा है तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि दुनिया की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर सके। दुनिया का ऐसा कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है कि एंड यूज़र अगर बेवकूफ़ है और अगर अपना पासवर्ड ही खुद ही दे रहा है, अगर अपना पिन जो है वो खुद दे रहा है। अब मिसाल के कुल्हाड़ी पे खुद आके पाँव मार रहा है बेसिकली। अब मिसाल के तौर पे रिसेंटली जब ये बायोमेट्रिक का मामला आया है, जिसमें स्टेट बैंक ने ये कहा कि जितने भी जी बैंकिंग यूज़र्स हैं वो सारे के सारे बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट जो है वो लगाएं ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है,
उसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ गई, वो किसी न किसी की स्टेट के इदारे से, कोई स्टेट बैंक का बन के या कोई पीटीए का बन के या किसी इदारे का नुमाइंदा बन के आपको कॉल करता है, जिस पे आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई शायद ये सही है, क्योंकि वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बताता है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन बताता है, वो डिफरेंट सोर्सेज से, पब्लिक सोर्सेज से वो एक्वायर करके आपको बताता है कि जी आपका ये नाम है और जी आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, आप बताते हैं जी इस बैंक में, जी आपका जो है बैंक अकाउंट बंद किया जा रहा है। उसने कहा नहीं 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 बंद नहीं करें, बताएं मुझे क्या करना है, जी वेरिफिकेशन के लिए बताएं मुझे, आप अपना जो है नंबर बताएं। फिर कहता है जी आपके पास एक पिन कोड आ रहा है। तो वो क्या करता ही है कि बैकएंड के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी XYZ बैंक है जो कि मतलब जिससे मेरा बैंक अकाउंट है, तो वो उस बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट कर रहा होता है, आपसे डाटा लेता है। ऑब्वियसली आपने जब अकाउंट रजिस्टर किया होता है तो आपने नंबर दिया होता है, आपको कहता है कि जी हम आपको जो है ना एक पिन नंबर भेज रहे हैं, आपसे वो पिन नंबर कलेक्ट करता है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट करता है। और ठीक जो है ना 11:55 के ऊपर जनरली ये ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि जब 12 बजते हैं, क्योंकि 2.5 लाख फॉर एग्जाम्पल लिमिट है, तो जब 12:01 के ऊपर 5 लाख यानी 6 मिनट या 7 मिनट के अंदर 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन जो हो जाती है, अब ये पैसे निकल जाते हैं। आप बैंक को कॉल करते हैं कि जी देखें मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, मुझे इस तरीके से मेरे अकाउंट से जो है पैसे जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो बैंक ये कहता है कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यू आर लायबल, क्योंकि आपने खुद अपना पिन दिया है, आपने खुद अपना पर्सनल डाटा बताया, आपने अपना CNIC नंबर बताया है, आपने जो है ना अपनी मदर का नाम बताया, आपने जो आपको पिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो बेसिस है सिक्योरिटी की वो बताई है, उसने आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट किया, इंटरनेट बैंकिंग का एक्टिवेट करके बेनिफिशियरी ऐड किया, फिर आपने उसको पिन बताया और उसके बाद उसने जो है ना वो ट्रांजेक्शन कर लिए। तो सवाल ये है कि एंड यूज़र पॉइंट ये कि अगर एंड यूजर बेवकूफ है, अगर तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। एंड फिर देन पीपल कम अप विद क्रिएटिव वे ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल, क्योंकि उस टेबल के उस साइड भी तो स्मार्ट लोग बैठे हैं, वो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, वो नंबर स्पूफ करेंगे, आपको कॉल आएगी 051111111 की कोशिश करेंगे ना ऑब्वियसली। और अगर आप इतने सीधे साधे हैं तो फिर आप तो समझेंगे कि हाँ भाई कर लेते हैं रिलाय इनके ऊपर और फिर लुट जाते हैं। रूल ऑफ थंब ये है कि कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ओवर द फोन किसी को भी ना दें, ये रूल ऑफ थंब बना लें, क्योंकि बैंक से खुद कहते हैं कि हम आपसे कभी भी नहीं करते। बिल्कुल। अगर आपको कोई इस तरह का फ्रॉड जो है हुआ है तो स्टेट बैंक का CPD डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उनसे रब्ता करें, उनको अपना सारा मामला बताएं। अगर एंड यूज़र के साथ फ्रॉड हुआ है और वो साइबर फ्रॉड है तो उसमें वो दे विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। एग्जैक्टली। वेल थैंक यू सो मच राफे, इट वाज लवली मीटिंग यू। और जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस की।